नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर अलग अलग संस्थाएं या अलग अलग एक्सपर्ट्स की फिटमेंट फैक्टर के अलग अलग आंकड़े सामने आ चुके हैं। कुछ आंकड़े अगर हमारी एसोसिएशन की मांग के बेस पर है, जैसे एससी जेसीएम की मांग है 2.86 फिटमेंट फैक्टर, तो कुछ आंकड़े एक्सपर्ट्स की राय के बेस पर है, जैसे पूर्व वित्त सचिव ने बोला था 1.92 से 2.08 तक फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो कुछ एस्टेब्लिशमेंट, कुछ संस्थाएं हैं, उनके सर्वे के बेस पर है दोस्तों। तो इन आंकड़ों का एक कंबाइंड रिपोर्ट आप सबको आज के इस वीडियो में समझाऊंगा कि हमारा फिटमेंट फैक्टर कहां से लेके कहां तक बैठ सकता है, और उस फिटमेंट फैक्टर के बेस पर मिनिमम बेसिक पे हो या बेसिक पेंशन हो, कितना तक निकल सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा अब पीएओआर को डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ 2006 से पुराने पेंशनर के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि 2006 से पुराने पेंशनर्स के साथ हमेशा अन्याय होता हुआ दिखाई दिया है। ऐसा ही कुछ मुद्दा है, आगे लेटर दिखा के समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन फिर भी वीडियोस देख रहे हैं। और अगर आप भी ऐसे ही कैटेगरी के पेंशनर हैं, यानी कि आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफिस नोशनल इंक्रीमेंट के केस पीएओआर को भेज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी भी रिकॉर्ड ऑफिसर्स नोशनल इंक्रीमेंट के केस पीएओआर को भेज रहे हैं। किस तरीके से भेज रहे हैं, इसके ऊपर एक लेटर जारी हुआ है, वो आपको दिखाता हूं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं 21 अगस्त 2025 का, इस लेटर से क्लियर होता है कि नोशनल इंक्रीमेंट के केस रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा अभी प्रोसेस किए जा रहे हैं। जी हाँ, रिकॉर्ड जैक रिफ का ये लेटर है, जो लेटर पेंशनर को भेजा गया है। और इस पेंशनर को भेजे गए लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में जानकारी दी है पेंशनर को। आप देख पा रहे हैं, जब पेंशनर ने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, तो उसी ग्रीवेंस के रेफरेंस में ये जवाब पेंशनर को दिया गया है। और जवाब में रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या कहा है, देखिए, इट इज इंटीमेटेड दैट योर केस फॉर नोशनल इंक्रीमेंट हैज ऑलरेडी बीन टेकन अप विद पीएओआर जेकरिफ with 12 जुलाई 2025 and presently held with them for verification and revision of basic pay. On receipt of the same, you will be intimated accordingly. यानी कि आपका नोशनल इंक्रीमेंट रिवाइज करने के लिए हमने आपका केस ऑलरेडी टेकअप कर दिया है पीओआर में, और पीओआर के पास अभी पेंडिंग है। जैसे ही वहां से वेरिफिकेशन हो जाएगा और रिवीजन का काम पूरा हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। ये जानकारी रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को दी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ओआरओपी का फायदा मिल चुका है, तो जिन भी पेंशनर को ओआरओपी का फायदा मिला हुआ है, उनको नोशनल इंक्रीमेंट का बहुत ज्यादा फायदा मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट में जो एरियर देने का आदेश है वो मई 2023 से है। उससे पहले का जब एरियर बनेगा ही नहीं, तो मई 2023 या उसके बाद तो लगभग पेंशनर्स का ओआरओपी का रेट का ही पेंशन है। इसलिए नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा केवल उनको ज्यादातर पेंशनर को मिलेगा जिनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिला है। जो प्रीमेच्योर रिटायरी हैं या इस तरीके के पेंशनर हैं, उनको ही मिलने के चांसेस ज्यादातर हैं दोस्तों। नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला, उन्होंने जब नोशनल इंक्रीमेंट की मांग की, तो उनकी मांग के बेस पर नोशनल इंक्रीमेंट के डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को भेज दिए हैं। आप भी अगर एलिजिबल हैं, तो आपको भी, अगर अभी तक डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं हुए हैं, तो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस आप डाल सकते हैं। भारत सरकार का 20 मई 2025 का लेटर है पेंशन मंत्रालय का, उस लेटर के बेस पर भी आप नोशनल इंक्रीमेंट का क्लेम भेज सकते हैं अपने रिकॉर्ड ऑफिस को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। प्री 2006 के पेंशनर्स को एसीपी के मुद्दे पर अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2006 से पुराने जो पेंशनर हैं, उनको कई सारे विषयों पर नुकसान का सामना करना पड़ता है, चाहे एसीपी एमएसीपी का केस हो, चाहे नोशनल इंक्रीमेंट का केस हो, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जिससे 2006 से पुराने पेंशनर्स महरूम हैं, उनको नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में जिस भी कैटेगरी के पेंशनर को एसीपी लागू है, 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को, प्री 2006 के रिटायरीज को एसीपी लागू है। लेकिन उन पेंशनर्स को एसीपी लागू होते हुए भी कई जगह पर उनको मना कर दिया जाता है, और मना करने का जो कारण है वो भी बेसलेस है। ऐसे कारणों से पेंशनर्स को एसीपी से मना नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। चलिए एक लेटर सामने आया है, उसको देखते हैं।
दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को जो जवाब दिया है, इस जवाब से यह पता चलता है कि पेंशनर के साथ, खास करके 2006 से पुराने पेंशनर्स के साथ अभी भी और ज्यादा अन्याय हो रहा है। जी हाँ, आप देखिए मसला बेहद गंभीर है और संवेदनशील है, क्योंकि 2006 से पुराने पेंशनर जिनको एसीपी लागू है उनको भी एसीपी देने से मना कर दिया गया। और उसका रीजन, कारण क्या है आप देखिए। ऑन स्क्रूटिनी ऑफ सर्विस रिकॉर्ड हेल्ड विद दिस ऑफिस, it has been found that your husband was eligible for grant of ACP नायक with effect from 7 अगस्त 2003 and ACP हवलदार with 28 सितंबर 2004 as per policy issued by ISQ of MOD Army dated 29 सितंबर 2003। यहाँ पर पहले तो बोला गया है कि ACP का जो रूल है उसके हिसाब से हमने जब चेक किया, हमने जब स्क्रूटिनी किया तो हमने ये पाया कि आपके जो हस्बैंड हैं उनको एसीपी नायक 7 अगस्त 2003 से और एसीपी हवलदार 28 सितंबर 2004 से लागू था। लेकिन आगे क्या कहा गया है अब देखिए। योर हस्बैंड हैज नॉट सबमिटेड विलिंगनेस ऑब्लिक अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट फॉर फर्दर प्रमोशन व्हिच इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रांट ऑफ एसीपी। अब यहाँ पर देखिए क्या गुंडी फंसा दिया गया है कि आपके हस्बैंड ने विलिंगनेस या अनविलिंगनेस कोई भी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है, जो कि एसीपी के लिए मैंडेटरी है। यानी कि एसीपी लेने के लिए दोस्तों इंडिविजुअल को एक विलिंगनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता था उस रूल के हिसाब से, एसीपी का रूल के हिसाब से। लेकिन जिस समय में पेंशनर रिटायर हुए उस समय पेंशनर को यह पता ही नहीं कि उनको एसीपी भी लागू है, क्योंकि अब पेंशनर जो है उनके फैमिली पेंशनर या पेंशनर को तो अब पता चल रहा है, वो भी सोशल मीडिया के जरिए, कि एसीपी नाम का भी कोई स्कीम हुआ करता था जो उनको मिल ही नहीं पाया। और अब जब वो क्लेम कर रहे हैं तो उनको बोला जा रहा है कि उस समय में आपने ना विलिंगनेस दिया ना अनविलिंगनेस दिया। तो उस समय में पेंशनर को किसने बताया कि आपने विलिंगनेस देना है या अनविलिंगनेस देना है? अगर रिटर्न में रिकॉर्ड हो कि हमने बताया था लेकिन बताने के बावजूद भी पेंशनर ने नहीं दिया है, तब तो ये बात बनती है कि आप बता सकते हैं पेंशनर को कि आपके हस्बैंड ने विलिंगनेस या अनविलिंगनेस नहीं दिया है। लेकिन जब पेंशनर को उस समय में आपने जानकारी ही नहीं दी कि आपको एसीपी लागू है, आपने विलिंगनेस देना है, तो पेंशनर को इस तरीके का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए। पेंशनर का ये वन टाइम ग्रांट मानते हुए, कंसीडर करते हुए, विलिंगनेस सर्टिफिकेट को कंसीडर करते हुए, विलिंग मानते हुए एसीपी का पार्ट ऑर्डर करके केस प्रोसेस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पुराने पेंशनर्स का मुद्दा है। अगर पुराने पेंशनर, उम्र दराज वाले पेंशनर को अधिकार नहीं मिल पाता है महज इस वजह से कि उस टाइम में उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया गया, इसमें पेंशनर की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन मिला ही नहीं कि उनको एसीपी लागू है, एसीपी करके कोई स्कीम है। तो आज अगर उनको ये बोला जाए कि आपके हस्बैंड ने विलिंगनेस नहीं दिया था, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ अन्याय है। ऐसा अगर किया जाएगा तो आने वाले समय में कोर्ट केसेस की संख्या बढ़ जाएगी, और इस तरीके के मैटर में अगर मुद्दा कोर्ट में गया तो पेंशनर के फेवर में ही जजमेंट आएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस को कोर्ट तक ना जाने दिया जाए और रिकॉर्ड ऑफिसर्स अपने लेवल पर ही पेंशनर्स का विलिंगनेस एज्यूम करते हुए आगे पीएओआर में केस प्रोसेस करें। टाइम बार्ड सैंक्शन लें आर्मी हेडक्वार्टर से और टाइम बार्ड सैंक्शन के साथ पार्ट ऑर्डर करके केस प्रोसेस करें, नहीं तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। विलिंगनेस अनविलिंगनेस का बहाना बना करके पेंशनर को एसीपी देने से मना किया गया है। अगर पेंशनर ने उस समय में विलिंगनेस भी नहीं दिया या अनविलिंगनेस भी नहीं दिया, दोनों चीजें नहीं दिया, तो उनका उस स्टेटस को विलिंग मानते हुए डॉक्यूमेंट प्रोसेस किए जा सकते हैं एसीपी ग्रांट करने को लेकर के, क्योंकि उस समय में पेंशनर्स को पता ही नहीं था। पेंशनर्स को तो अभी सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि उनको उस टाइम में एसीपी लागू था। अगर उस समय में पता होता, उनको बता दिया होता कि आपको एसीपी लागू है, आप विलिंगनेस साइन कर दीजिए, तो कोई पेंशनर मना नहीं करता, वो जरूर अपना विलिंगनेस साइन कर देते। लेकिन उस टाइम में पेंशनर को पता ही नहीं था। इस पता ना होने की वजह से उनको इतना बड़ा नुकसान नहीं झेलना पड़े, इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। और एसीपी के लिए जो भी पेंशनर एलिजिबल हैं उनको विलिंगनेस अनविलिंगनेस को कंसीडर करते हुए, विलिंग मानते हुए डॉक्यूमेंट प्रोसेस जरूर करने चाहिए। आप क्या मानते हैं दोस्तों? आप भी अगर 2006 से पहले के रिटायरी हैं, आप भी मानते हैं कि उनको एसीपी लागू है, मिलना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। 2006 से पुराने पेंशनर्स को ओआरओपी में भी घाटा हो रहा है, एसीपी में भी घाटा हो रहा है, नोशनल इंक्रीमेंट में भी घाटा हो रहा है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं कमेंट भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग के साथ मिनिमम पेमेंट और मिनिमम पेंशन का आंकड़ा देखें रिपोर्ट। एक रिपोर्ट सामने आया है दोस्तों हमारे फिटमेंट फैक्टर 8वें पे कमीशन में एक्सपेक्टेड जो फिटमेंट फैक्टर हैं बहुत सारे निकले हुए हैं, जिसमें 1.8 से लेके 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर हैं। इनमें कुछ फिटमेंट फैक्टर अगर एक्सपर्ट्स की राय के बेस पर हैं, तो कुछ फिटमेंट फैक्टर हमारे एसोसिएशन के मांग के बेस पर हैं, तो कुछ फिटमेंट फैक्टर जो संस्थाएं हैं जो सर्वे करती हैं उन सर्वे करने वाली संस्थाओं के आंकड़ों के बेस पर भी हैं। जी हाँ, ऐसे कुछ फिटमेंट फैक्टर हैं दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.86 तक के हैं। आगे रिपोर्ट में समझाऊंगा। मिनिमम पेंशन 16,200 से 25,740 तक भी है। जी हाँ, और मिनिमम पेमेंट 32,400 से 51,480 तक का है। जी हाँ, पूरा डिटेल समझने के लिए एक रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। चलिए रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों ये पत्रिका की रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, आज की रिपोर्ट है। आप देखिए 28 अगस्त 2025 की रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में आप देखिए बेहतरीन जो है यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए, नीचे आपको दिखाऊंगा। 8 पे कमीशन में 1.8 से 2.86 के बीच रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। 14,000 से 33,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी बेसिक पे में। देखिए दोस्तों, अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन ये जो खबरें निकल रही हैं इसमें कुछ ना कुछ आंकड़े हैं। चलिए मैं आंकड़े दिखाता हूं किसने क्या बोला है। ये देखिए, अब यहां पर महत्वपूर्ण ये है, देखिए संभावित फिटमेंट फैक्टर। विभिन्न विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों ने अलग अलग फैक्टर सुझाए हैं। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र गर्ग जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं, इन्होंने फिटमेंट फैक्टर क्या बोला था, 1.92 से 2.08 रह सकता है। आपको याद होगा जो कि पूर्व वित्त सचिव द्वारा बताया गया कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 हो सकता है। आगे देखिए, शिव गोपाल मिश्रा जो कि एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला है कि 2.86 चाहिए हमें फिटमेंट फैक्टर, उनकी ये मांग है। आगे एम राघवैया जो एनसीजेसीएम के वो भी मेंबर हैं, उन्होंने 2.0 का फिटमेंट फैक्टर की जो एक्सपेक्टेशन बताई है। आगे दोस्तों, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से 1.8 का आंकड़ा रखा गया फिटमेंट फैक्टर का। और अगर हम 7वें पे कमीशन की बात करें तो 7वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा है। यानी कि यहां पर देखिए कितनी अच्छी तरीके से किसने किसने क्या फिटमेंट फैक्टर सुझाया है, उसको लेते हुए मिनिमम 1.8 से मैक्सिमम 2.86 तक का आंकड़ा यहां दिया गया है। और इस आंकड़े के बेस पर मिनिमम पे और पेंशन कितना होगा उसका भी यहां पर एक जो है आंकड़ा आगे दिया गया। देखिए इस प्रकार नए आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.86 के बीच रह सकता है। न्यूनतम वेतन और पेंशन पर संभावित असर। देखिए फैक्टर अगर 1.8 रहे तो न्यूनतम वेतन 32,400 रुपए और न्यूनतम पेंशन जो अभी 19,000 है वो 16,200 रुपए हो जाएगा। और अगर फिटमेंट फैक्टर जैसे कि इनका कहना है सुभाष चंद्र गर्ग जी का, इनके हिसाब से अगर 1.92 रह जाता है तो वेतन 34,560 न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन 17,280। और फैक्टर अगर 2.0 होता है जैसे कि एम राघवैया जी का कहना है तो ये पहुंच जाएगा मिनिमम बेसिक 36,000 मिनिमम बेसिक पे और 18,000 हो जाएगा मिनिमम बेसिक पेंशन। और आगे देखिए फिटमेंट 2.08 जो कि इनका कहना है, ये सुभाष चंद्र गर्ग का मैक्सिमम है, मैक्सिमम वाला जो उन्होंने कहा है 2.08 अगर हो जाए तो मिनिमम बेसिक पे 37,440 और मिनिमम बेसिक पेंशन 18,720। और अगर 7वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर मिल जाए 2.57 तो वेतन होगा मिनिमम 46,260 और मिनिमम पेंशन हो जाएगा 23,130 रुपए। और अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर हो जो कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने मांग की है, बहुत सारी संस्थाओं ने भी मांग की है, तो मिनिमम बेसिक पे 51,480 हो जाएगा और मिनिमम बेसिक पेंशन 25,740 हो जाएगा। ये तो थे दोस्तों विभिन्न जनों ने जो आंकड़े दिए हैं, जो फिटमेंट दिए हैं, उसके बेस पर मिनिमम बेसिक पे और मिनिमम बेसिक पेंशन के आंकड़े। अब देखिए दोस्तों, ये तो समय बताएगा जब फिटमेंट फैक्टर ओरिजिनली पे कमीशन द्वारा रिकमेंड किया जाएगा और सरकार द्वारा मान्यता दी जाएगी। लेकिन अभी जो आंकड़े निकल रहे हैं बीच बीच में, उसका मैक्सिमम और मिनिमम का अगर हम देखें
तो ये निचोड़ निकलता है जो अभी आपने देखा। तो अलग अलग आंकड़े, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के बेस पर अलग अलग पेंशन का या पेमेंट का अमाउंट निकल के आया है। अब जब 8वां पे कमीशन का रिकमेंडेशन होगा, जब सरकार के पास रिपोर्ट पहुंचेगी, तब एक्चुअल में फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा और लगभग चांसेस हैं कि फिटमेंट फैक्टर ये जो आंकड़ा है इसके अंदर ही रहने के पूरे चांसेस है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाए आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।